हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? बताइए भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, कल मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया था, प्रिज्म के सवाल करवाए थे। हर एक टाइप हमने कवर किया। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसका, वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। प्रिज्म कैसा होता है, कैसा शेप होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब ये 2-3 सवाल बाकी है, खत्म। उसके बाद जो है हम पिरामिड शुरू करेंगे आज से। ठीक है भाई, चलिए। और जो हमारे मेंसुरेशन का लास्ट टॉपिक होगा, पिरामिड। एक प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, जिसकी प्रत्येक साइड 6 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई। तो एक प्रिज्म का जो बेस है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है? रेगुलर हेक्सागन, जिसकी हर एक साइड 6 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 216 √3 है, तो आपसे पूछा है प्रिज्म की हाइट क्या होगी। करिए जल्दी से भाई। आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अब किसी प्रिज्म का जो बेस है वो एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन आप जानते हैं इस तरीके से समषटभुज। ठीक है मेरे दोस्तों, ये होता है 6 भुजाओं वाला, है ना। इसकी हर एक साइड 6 बोल रखी है। ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है मेरे दोस्तों, ये इस प्रकार से 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो भाई मेरे दोस्तों, बेस ऑफ लिटल सरफेस एरिया क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर कितना आ गया भाई? एक साइड 6 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी? 36 इंटू हाइट h प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। एक बात बताइए कि भाई हेक्सागन का एरिया निकालना है तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप बोलोगे जी सर, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। यहां पे साइड 6 है 3 गुना, तो एरिया 9 √3 हो जाएगा भाई। क्लियर है? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आया, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ये। ठीक, लेकिन ऐसे दो हेक्सागन है, दो हेक्सागन का एरिया मल्टीप्लाई बाई 2। भाई अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा पता है तो क्या आप उसका एरिया नहीं निकाल सकते? एक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, उसको 6 से गुणा कर दो, आ गया हेक्सागन का एरिया। कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है हेक्सागन के एरिया के लिए, है भाई। हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है भाई, बराबर क्या आ जाएगा? 216 √3 दे रखा, ये हो गया ना। अभी लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस, पहले एक एक हेक्सागन का निकाला, 2 से गुणा करके 2 बेस का हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो यहां से 36h कितना आ जाएगा? अभी ये 9 × 4 = 108, 216 माइनस 108 यानी कि 108 √3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 36 से 108 3 बार कट जाएगा, 36 तिया। h बराबर 3 √3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सभी को समझ में आया? बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसका एरिया होता है √3/4 a²। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल मेरे दोस्तों हम करेंगे सवाल नंबर 17। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा और एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। हाँ, जो इस क्वेश्चन को करके बताएगा उसका दिमाग थोड़ा बहुत खुला है। हाँ जी, करके बताइए जल्दी से। एक प्रिज्म का बेसिक रेगुलर हेक्सागन है, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की हाइट 24 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रिज्म को दो लंबवत काट द्वारा 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो सभी 4 भागों का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है। अभी मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है। ये प्रिज्म का बेस दिखाया गया है, ये रेगुलर हेक्सागन, इसमें 6 साइड है ना, 1 2 3 4 5 6 साइड है। इसकी हर साइड की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, 24। हर साइड की जो लंबाई है वो क्या है? 24 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
और इस प्रिज्म की जो साइड जो 12 सेंटीमीटर है। इस रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म की हाइट है 24 सेंटीमीटर। इसको हमने दो कट लगाए मेरे दोस्तों, एक कट ऐसे लगाया है, एक कट हमने ऐसे लगाया है। तो ऐसे कट लगाने से केवल ऊपर का हिस्सा दिखाएगा, पूरी चित्र बनाना पॉसिबल नहीं है पेपर पे। वो आपको, आपका दिमाग सोचे खुद। एक प्रिज्म देखो, एक ऐसा प्रिज्म इमेजिन करो जिसका बेसिक हेक्सागन है। आंख बंद कर लो, बिल्कुल मत देखो, आंख बंद करके इमेजिनेशन होती है, खोल के नहीं। आंख बंद करो एकदम। प्रिज्म देखो, उसका बेस हेक्सागन है, टॉप भी हेक्सागन है। हेक्सागन की हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उसमें ऐसे दो कट लगाए गए भाई, दो कट ऐसे लगाए गए, ऐसे दोनों परपेंडिकुलर कट लगाए गए। ऐसा करने की वजह से प्रिज्म के 4 टुकड़े हो जाएंगे। 4 टुकड़े हो गए, तो आपसे पूछा इन चारों टुकड़ों का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। मैंने क्या प्रोसेस बताया आपको, कम से कम 25 सवाल हम लोग कर चुके हैं इस तरह के। तो आप ऐसा देखिए कि इन आपने इस तरीके से कट करके 4 बराबर हिस्से कर दिए कि पहले सरफेस एरिया जितना था वो तो रहेगा ही रहेगा, कि आपने कुछ कट के अलग नहीं करा। जितना सरफेस एरिया पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कट करने की वजह से जो एरिया नया क्रिएट हुआ है उसको हम और ऐड कर देंगे, आ जाएगा चारों पार्ट्स का। हम एक पार्ट का अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम चारों पार्ट्स का एक साथ कैसे काउंट करेंगे भाई। प्रिज्म का पहले जितना टोटल सरफेस एरिया था वो तो रहेगा ही रहेगा, और जितने सरफेस नए बने हैं उन सब के एरिया को और जोड़ दो, आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम पता लगाते कि ये जो आपके पास हेक्सागन प्रिज्म था इसका टोटल सरफेस एरिया था कितना, ठीक है भाई। चलो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिटरल सरफेस एरिया बताओ पहले प्रिज्म का, लिटरल सरफेस एरिया। तो आप बताइए लिटरल सरफेस एरिया आएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। हेक्सागन की एक साइड 12 है, 6 साइड होती है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 72। पेरीमीटर है 72 इंटू हाइट 24। ये पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया आ गया, प्लस इसमें दो बेस का एरिया ऐड करते हैं। भाई मेरे दोस्तों, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि आपके सामने कोई भी हेक्सागन अगर दे रखा है तो हेक्सागन मींस 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना होता है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो, इसकी साइड 12 है ना, 6 इक्विलेटरल 6 से गुणा कर दो, हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 है तो उसका एरिया कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर ना, 12 का स्क्वायर, ठीक है भाई। 144/4 36√3। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, ये एक हेक्सागन का एरिया आया। 2 हेक्सागन बेस होंगे, एक टॉप एक बॉटम। तो ये आपके पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया है मेरे प्यारे भाई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई। यहां तक तो हर बच्चा कर लेगा वो, कि ये बहुत सिंपल और बेसिक सी बात थी। अब मेरे प्यारे भाई, कट करने की वजह से, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास एक पिरामिड है विद हेक्सागन बेस है भाई। अगर आप उसको कट करेंगे मेरे प्यारे भाई इस तरीके से, जो नए सरफेस क्रिएट होंगे, एक कट लगने की वजह से, एक कट लगने की वजह से दो सरफेस नए बनते हैं। और यहां जो दो सरफेस नए बनेंगे वो होंगे मेरे प्यारे भाई रेक्टेंगल। मोहित कह रहे हैं फॉर्मूला तो लिखो। बेटा मोहित, फॉर्मूला कल लिखवा दिया, जाके पढ़ते क्यों नहीं हो, याद क्यों नहीं करते हो। लास्ट सवाल चल रहा है इसका, और इन बाबूजी को फॉर्मूला लिखवाना है। अबे तुम काहे पढ़ रहे हो हैं? दिल्ली गवर्नमेंट ने रिक्शा बांटे कल बैटरी के, वो जाके ले लेते, एक रजिस्ट्रेशन करवा लेते, बैटरी का रिक्शा चलाते। कोई बुराई है उसमें काम करने में? कोई बुराई है? ऑटो चलाते धड़ाधड़ मस्त एकदम धूम की तरह। फॉर्मूला लिखना है, हर सवाल में फॉर्मूला लिख के बताओ कि हाँ जी ये फॉर्मूला है, ये चीज ऐसे है, ये ऐसे ही। तो भाई ऐसे ऐसी दिमाग किस लिए है? इतना सा फॉर्मूला दिमाग स्टोर नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हमने पिरामिड का, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है?
पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस का पेरीमीटर परिमाप, आधार का परिमाप 72 इंटू ऊंचाई 24 प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दो आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लीजिए मेरे दोस्तों, उसको 6 से गुणा कर दो, हेक्सागन का एरिया आ गया, 2 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये पूरे 2 हेक्सागन का एरिया आ गया। अब ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, एक बात बताओ कि जैसे आपके सामने एक ये रेगुलर हेक्सागन है, बिल्कुल मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं डिटेल में, रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड बराबर होगी ना, इक्वलेट, ये जो है रेगुलर हेक्सागन है, हर एक साइड बराबर होगी, ए, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के डायगोनल होते हैं। अब बताओ ये जो डायगोनल है इस रेगुलर हेक्सागन का, ये कितना होगा, जवाब दीजिए। तो बड़े वाले डायगोनल की जो लंबाई होगी वो 2a होगी, ये वो बड़ा डायगोनल है रेगुलर हेक्सागन के जो दो बराबर टुकड़े कर रहा है, इसकी लंबाई होती है 2a, 2a, क्लियर है मेरे प्यारे भाई। ये छोटा डायगोनल है रेगुलर हेक्सागन का, ये वाला, ये छोटा डायगोनल है रेगुलर हेक्सागन का। आंख क्यों खोल रखी है आपने, आंख बंद करके इमेजिन करो, ठीक है भाई। अभी ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये कितना है मेरे दोस्तों, √3a, √3a, छोटा डायगोनल के 30 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कि रेगुलर हेक्सागन का जो बड़ा वाला डायगोनल है वो 2a होगा, और छोटा जो डायगोनल है वो √3a होगा। तो यहां पे ये रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 दी है, तो ये वाला जो डायगोनल है ना, ये बड़ा डायगोनल है मेरे दोस्तों, है ना, क्योंकि इसके दो बराबर टुकड़े कर रहा है, इसकी जो लंबाई है वो 24 हो जाएगी, 24। आप बोलोगे जी सर, एक बात बताओ, ये जो डायगोनल है रेगुलर हेक्सागन का, ये छोटा वाला डायगोनल है, अब ये साइड 12, साइड 12, तो ये वाला डायगोनल छोटा है, 12√3, ये 12√3 है मेरे दोस्तों, तो ये भी 12√3 होगा, 12√3 मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझने की कोशिश करेगा। एक बात बताओ, ये समझ में आ गया सभी को, हाँ जी, ये आपके सामने लिख दिया हमने। अच्छा, अगर आप किसी रेगुलर हेक्सागन बेस वाले प्रिज्म को काटेंगे ऐसे बीच से, जैसे यहां दिखाया गया है, तो मेरे प्यारे में जो सरफेस बनेगा, मुझे जवाब दीजिए वो सरफेस कैसा होगा, कट करने से जो सरफेस बनेगा दोस्तों, वो सरफेस कैसा होगा। ठीक है, मैं आपके सामने एक सैंपल बना के दिखाई देता हूं, इस तरीके से होगा मेरे दोस्त। ये एक रेगुलर बेस वाला प्रिज्म, रेगुलर हेक्सागन बेस वाला प्रिज्म है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको काटोगे मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, आपके पास माइंड में सोचो कि ऐसे प्रिज्म रखा हुआ है, यहां आरी रख के आप काट दे, तो यहां पे आपने इस तरीके से आरी रख के काट दिया यहां पे, ठीक है। तो एक कट करने से अब इसके दो फांक हो गए, ऐसे एक कट से कट का तो दो हिस्से हो जाएंगे, अभी एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर। तो जो बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये जो इस तरीके से कट करने की वजह से ये जो चीज बनेगी आपको दिखाई दे रही है, वो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल बनेगा दोस्त। क्या बनेगा, वो एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत। भाई एक रेक्टेंगल इस हिस्से में चला जाएगा, एक रेक्टेंगल इस हिस्से में चला जाएगा, तो दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाएगा एक कट करने की वजह से। आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन बेस पिरामिड है, प्रिज्म है, जैसा चित्र में दिखाया गया। अब यहां पे आरी रख के काटो, इमेजिन करो आरी रख के काट रहे हो, तो दो हिस्से हो जाएंगे, तो दो रेक्टेंगल का एक हिस्से में चला जाएगा, इसमें दो रेक्टेंगल का एरिया जो है बढ़ जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया, वेरी गुड मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताए, उस रेक्टेंगल का एरिया आपको ऐड करना होगा। इस प्रिज्म की जो हाइट है वो कितनी बोलेगी इस सवाल में, 24। तो आप बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये मैंने अभी बताया, ये जो है इस हेक्सागन का जो बड़ा वाला डायगोनल है, अगर मैं पहले बड़े वाले डायगोनल पे फोकस कर रहा हूं, बड़ा वाला डायगोनल कितना है, बड़ा वाला डायगोनल 24 है, इस पे आरी रख के हम काट रहे हैं, तो ये लंबाई 24 है मेरे दोस्तों, ये 24 है, और अंदर कितनी गहराई तक जाएगा रेक्टेंगल, 24, तो प्लस 24 गुणा 24, एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ऐसे दो रेक्टेंगल बनेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो बड़े वाले डायगोनल के एलोंग काटेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इतना एरिया आपका बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है ना। ये 24 है, ये कितना है मेरे दोस्तों, 24, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे जी सर ये 24 है, 24 गुणा 24, दो हुए हैं,
अभी दो रेक्टेंगल, एक इसमें तो मल्टीप्लाई बाई दो। अच्छा, अब मेरे प्यारे में जब हम छोटे वाले डायगोनल के अलोंग काटेंगे तो क्या होगा, छोटा वाला डायगोनल, छोटे वाले डायगोनल के अलोंग हम काट रहे हैं। छोटा वाला डायगोनल मतलब जैसे समझ लीजिए आप यहां पे आरी रख के काट देते हैं। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आज तक मैंने कभी किसी बैच में नहीं समझा था, पहली बार समझाना पड़ रहा है, और अब आने वाले सभी बैचों में समझाना पड़ेगा इसी प्रकार से, क्योंकि स्तर बहुत गिर चुका है। ऐसे आरी रख के काट रहे हो ना मेरे दोस्तों, छोटे वाले डायगोनल के अलोंग, ठीक है ना है भाई। तो मेरे प्यारे भी दो, जब आप ऐसे आरी रख के काटेंगे, इसको खटैक ऐसे काटेंगे तो दो हिस्से हो जाएंगे, दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाएगा, एक इसमें चला जाएगा एक इसमें। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना है, 12√3 है भाई, 12√3। और हाइट कितनी होगी ये देखिए, 24 दे रखे पूरा। तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो कितना होगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर, एक रेक्टेंगल का एरिया होगा 12√3 गुणा 24। एक रेक्टेंगल का एरिया, दो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय दो, दो से गुणा कर देंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बहुत ही डिटेल मैंने आपको काट के समझाया, पर आप दिमाग को जो है शांत करिए और आंख को बंद करिए और इमेजिन करिए मेरे प्यारे भाई, आपको सब कुछ दिखाई देगा। ठीक, तो ये आ गया चारों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया। हमने कैसे किया मेरे प्यारे भाई, हमने कैसे किया, तो मेरा कंसेप्ट ऐसे सवालों को करने का एक ही रहता है, मैं बार बार बताता आ रहा हूं कि इससे आसान नहीं होता भाई। सबसे पहले आप जो सरफेस एरिया पहले से अवेलेबल है, टोटल सरफेस एरिया, वो लिख लीजिए, और काटने की वजह से जो सरफेस एरिया बढ़ा उसको ऐड कर दीजिए। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। ठीक है भाई, चलिए। सर, आई गॉट ऑस्ट्रेलिया वीजा टुडे, आई अप्लाइड इन 2019, व्हाट शुड आई डू नाउ? जस्ट पुट इट बैक इन योर अलमारी। आप बोलोगे जी सर। तो इन चारों का आपको निकालना है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ऑप्शन का भी हम भली भांति यूज करेंगे, है भाई, ध्यान से समझिएगा। भाई ये 72 गुणा 24 है, और ये 24 गुणा 24 गुणा 2 है मेरे दोस्तों। हालांकि 24 गुणा 24 576 होता है भाई, है भाई, ये 24 गुणा 24 576 का 3 गुना है मेरे दोस्तों, यानी कि 1728 से बड़ा आने वाला है। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई। भाई 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 का 3 गुना करेंगे 1728 होता है। तो 24 गुणा 72 है ना, तो 24 गुणा 24 गुणा 3 है, 1728 में जब ये चीज ऐड कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो 1728 से बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान से सुनिएगा, है भाई, 432√3 आएगा कि 1008 वाला आएगा। अगर मेरे प्यारे भाई हम यहां भी देख लें, तो 36 की जब गुणा होगी 12 में, जब 36 की 12 में गुणा होगी तो यही 432 हो गया। अभी 36√3 की 12 में गुणा करेंगे तो 432√3 तो यही हो गया। 432√3 में ये वाली चीज और ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, है भाई, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये वाला तो नहीं आने वाला, 432√3 से बड़ा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर होने वाला है, करेक्ट। आपको ऐसा नहीं कि पूरी कैलकुलेशन लिखनी पड़े, हम ऑप्शन का यूज करेंगे ना, √3 में √3 वाला जोड़ेगा, इंटीजर में इंटीजर पोर्शन ऐड होगा। अभी जब 36 की 12 में गुणा करते हैं, 360 प्लस 72, 432√3 तो ये आ गया। 432√3 में ये चीज और ऐड करेंगे तो 432√3 से बड़ा आना चाहिए, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये हो गया सही, क्लियर। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट। लास्ट सवाल है हमारे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है दोस्त 18। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यस, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। वेरी गुड अरुण।
द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन दैट ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी 14 सेंटीमीटर, सी डी 13 सेंटीमीटर, डी ए 12 सेंटीमीटर एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 2070 सेंटीमीटर क्यूब देन द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस इज। ऑप्शन आपके सामने है, कौन करेगा जी? बहुत ही बेसिक सवाल है भाई। आपके सामने बोला है कि एक प्रिज्म का जो बेस है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म से क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक प्रिज्म का बेस एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड दी और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो भाई कुछ इस तरीके से मैं इस चित्र को बना लेता हूं। भाई प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रिज्म का बेस इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रिज्म के जो लेटरल सरफेस है वो फ्लैट हो, फ्लैट एकदम, ठीक है, कर्व ना हो। और दूसरा मेरे प्यारे भाई, दूसरी बात यह है कि जैसा प्रिज्म का बॉटम होगा वैसा ही टॉप होगा, ठीक है ना। तो एक प्रिज्म का बेस एक जो है क्वाड्रिलेटरल है। जब क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 90 डिग्री बनाने के लिए बोला तो आप एक एंगल 90 डिग्री बना लीजिए पहले ही। ऐसे ही सोचा जाता है बेटा, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एंगल डी ए बी 90 है ना, डी ए बी। तो ये मैंने मान लिया मेरे दोस्तों, ये ए बी सी डी, इस प्रकार से। सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों? सवाल में दे रखा है बीसी 14 है, सी डी 13, ओके, और डी ए 12, डी ए 12, ठीक है, ए बी 9 सेंटीमीटर, ये चारों साइड दे रखी है। प्रिज्म का वॉल्यूम 2070 है, तो आपसे पूछा लिटिल सरफेस एरिया। लिटिल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको चाहिए इस प्रिज्म की हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का यूज करके। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि कुल मिला के आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। करिए, एरिया निकालना है मेरे दोस्तों। एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप इसको यहां से मिला देंगे मेरे प्यारे भाई, है भी, अगर आप इसको यहां से मिला देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप इसके दो ट्राइंगल बन जाएंगे, ये 12, 9, 15। तो मेरे प्यारे भी इजिली अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड क्या है 12, 9, 15, ये राइट एंगल है, तो इसके एरिया क्या आ जाएगा? 12 निम्मा 108/2 54, है ना, 12 इंटू 9/2। इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? इसकी साइड 13, 14, 15, 13, 14, 15 हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। मैंने आपको याद भी करवाया, 13, 14, 15 एक बहुत फेमस ट्राइंगल है, इसका एरिया होता है 84। आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 138। तो मेरे प्यारे भी अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये आ गया तो उसकी हाइट क्या आ जाएगी प्रिज्म की? प्रिज्म का वॉल्यूम आपको दे रखा है 2070, तो भाई ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस 138 इंटू हाइट h। सवाल में 2070 दे रखा है। अब बताइए किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? भाई इस 69 से जाएगा मेरे दोस्तों 2 बार, को इसमें प्राइम नंबर छुपा हुआ है, और यह 69 से जाएगा मेरे दोस्तों 30 बार। अभी 70 तिया 210 होता है, तो 69 3 3 कम कर देंगे 207। तो प्रिज्म की जो हाइट है 15 आ गई। आप बोलोगे जी सर 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर हाइट 15 सेंटीमीटर आ गई तो आपसे पूछा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है? बेस का पेरीमीटर सब चारी साइड जोड़ दीजिए, 12, 9, 21, 14, 35 और 35 और 13 48। तो बेस का पेरीमीटर 48 हो गया, इंटू हाइट 15। तो 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। वेरी गुड। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है ना, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया हमने। सर मेरा सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट है, कैसे करूं? मेरी प्रिपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अंजलि तो क्या हुआ? जिंदगी में किसी की प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई, पेपर देना है, प्रिपरेशन से कोई मतलब नहीं है।
जब कभी भी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, हमेशा अधूरी रहेगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सब लोग नेक्स्ट और लास्ट अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे पिरामिड। पिरामिड, ठीक है मेरे प्यारे भी, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पिरामिड, सर यूट्यूब पे मस्त फास्ट करवाते हैं, एप्लीकेशन पे स्लो क्यों? विकास भाई एप्लीकेशन पे कंसेप्ट सहित चल रहा है ना, कचराओं को पढ़ाना पड़ रहा है। यूट्यूब पे धड़ाधड़ चल रहा है मामला, लपको 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 नहीं तो भागो। ठीक है, यहाँ सबको साथ लेके चलना, पैसा लिया है, वहां फ्री है भाई, समझो, तुम काहे नहीं समझते हो। चलिए, पिरामिड पूरी मेंसुरेशन का सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है मेरे दोस्तों, जिसमें आपको सबसे ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है भाई, प्रिज्म मैंने आपको करवाया, देखिए एक ही क्लास में खत्म हो गया प्रिज्म, कुछ भी नहीं था। अगर कोई बालक जो है खाली मन से अगर फॉर्मूला भी याद कर ले तो भी वो प्रिज्म के सवालों को सॉल्व कर लेगा। लेकिन पिरामिड ऐसा नहीं है, आप रट्टा मार के पिरामिड के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको इसमें विजुलाइज करना होगा पिरामिड में। ठीक है ना, पिरामिड में काफी सारी टर्मिनोलॉजी होती है, वो आपको प्यार से समझनी है ढंग से। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले पिरामिड दो टाइप के होते हैं मेरे दोस्तों। पिरामिड, मैं आपको सबसे पहले पिरामिड की परिभाषा समझाता हूं कि पिरामिड होता क्या है, कैसे होते हैं। तो आप सभी लोगों ने द मम्मी फिल्म देखी है, द मम्मी एक फिल्म आई थी, उसमें मिस्र में पिरामिड दिखाए, वो एक्चुअल में पिरामिड है। लेकिन केवल पिरामिड वैसे ही नहीं होते, पिरामिड की हिंदी पिरामिड ही होती है शशि, ठीक है ना। पिरामिड होता क्या है, आप कोई भी 2D फिगर लीजिए अपने मन से जो आपको पसंद हो, आप कोई भी 2D फिगर लीजिए जो आपको पसंद हो मेरे प्यारे भाई। आप एक ट्राइंगल ले सकते हैं, आप एक स्क्वायर ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर, आप एक रेक्टेंगल ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, और मेरे प्यारे दोस्तों आप एक रेगुलर हेक्सागन ले सकते हैं। आप कोई भी 2D फिगर ले लो जो आपको पसंद आए, ठीक है दोस्त, उसको अपने हाथ पे रखिए इस प्रकार से। कोई भी 2D फिगर लीजिए, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मेरे दोस्तों, उसका जो सेंट्रॉइड होता है, अकुल कह रहे सर एग्जाम में प्रिज्म पिरामिड का वेटेज क्या है। देखिए अकुल, एग्जाम में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। कभी कभी ऐसा हुआ कि प्रिज्म पिरामिड से चार चार सवाल आए हैं, और कभी ऐसा भी कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है ना, सर्कल नहीं हिमांशु, सर्कल नहीं लेना है, ठीक है ना। पिरामिड के जो लिटल सरफेस है वो भी फ्लैट होने चाहिए, कर्व नहीं होने चाहिए। मेरी बात को सुनेगा, प्रिज्म और पिरामिड के जो लिटल सरफेस हैं वो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सपाट होते हैं, कर्व नहीं होते मेरे दोस्तों। सर्कल नहीं लेना है बेस, मेरी बात को अगर आप बेस को सर्कल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो कोन बन जाएगा। कोन का जो लिटल सरफेस होता है वो कर्व होता है, तो आपको वो नहीं लेना है। ठीक है, मैंने बोला 2D फिगर लेनी है इस प्रकार से कि जो लिटल सरफेस है वो फ्लैट रहे। प्रिज्म के भी लिटल सरफेस फ्लैट होते हैं, और पिरामिड के भी लिटल सरफेस फ्लैट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आप कोई भी 2D फिगर लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, इसका जो सेंट्रॉइड होता है, जो केंद्रक होता है, जो जहां पर उसका पूरा मास सेंटर्ड हो, वहां से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दीजिए। जितना भी ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है, जितना भी ऊंचा आपको पिरामिड बनाना है, ठीक है दोस्तों, सपोज आपको इतना ऊंचा पिरामिड बनाना है, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, पिरामिड का टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है वो एक सिंगल पॉइंट होता है। मतलब पिरामिड का बेस एक 2D फिगर होगा, कोई भी 2D फिगर, लेकिन पिरामिड का जो टॉप होता है वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट होता है। या मेरे प्यारे भाई, जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ी देर मुझे बोलने दो, आप अपने चीजों को थोड़ा साइड में कर दे, ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या। अरे भैया बाद में पूछ लेना, एक बार जब पहले मुझे अपने पूरे मन की भड़ास निकालने दो, सारी चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी।
ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। अरे भैया, इतनी ही अगर आपको ज्ञान अर्जित करने की ललक थी, तो जब 9वीं 10वीं में जब ज्ञान अर्जित करने का सही समय था तो क्या कर रहे थे? अब तो आपका बुढ़ापा आने वाला है। ज्ञान अर्जित करने की असली एज तो 22-23 साल तक थी ना स्कूल में। अब तो पैसा कमाने का समय है। ये प्रिज्म पिरामिड में इतने डीप में घुसने का समय नहीं है, अब तो नौकरी लगे पैसा कमाने का समय है। समझे? हर उम्र का एक सही समय होता है, आप बहुत लेट चल रहे हैं। ठीक है, सुनो, शांत शांति रखो बेटा, अब एक मैच्योर एज में आ लो, शांत करो मन को। अब जो मैं बोल रहा हूं केवल उसको सुनो, आपके मन में जो भी डाउट है उस पर मिट्टी डालिए। सुनिए भाई, आप कोई भी 2D फिगर लीजिए मेरे दोस्तों, जो भी आपको पसंद आए एग्जाम्पल के लिए, उसके सेंट्रोइड से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दीजिए, जितना भी ऊंचाई हाइट का आपको पिरामिड बनाना है। ठीक है भाई, चलो। तो पिरामिड का जो बेस होगा वो हमेशा कोई भी 2D फिगर होगा, लेकिन जो पिरामिड का टॉप होगा वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट होगा। अब मेरे दोस्तों उसको बोलते हम एपेक्स। पिरामिड के टॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स। उस एपेक्स से मेरे प्यारे भाई, जो आपका 2D बेस है ना, उसके सारे वर्टेक्स को मिला दीजिए। जो एपेक्स है ना, उससे 2D बेस के सारे वर्टेक्स को मिला दीजिए, तो जो क्लोज फिगर तैयार होगी वो पिरामिड होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपके सामने सीधा चित्र दिखा रहा हूं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पिरामिड कैसा दिखता है। यस, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों पिरामिड। दिखाई दिया प्यारे भाइयों? तो ये पिरामिड है। यहां ये पिरामिड का बेस, हम पिरामिड कैसा है कैसे बताएंगे? पिरामिड का जो है वो शेप फिक्स नहीं है उसकी, लेकिन परिभाषा फिक्स है। पिरामिड ऊपर से नीचे तक एक जैसा नहीं होता। पिरामिड का जो बेस होता है वो कोई भी 2D फिगर हो सकता है। जैसे पहले वाले पिरामिड का बेस क्या है? स्क्वायर है, तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर बेस पिरामिड है। स्क्वायर बेस पिरामिड है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जैसे आपने एक स्क्वायर ले लिया, जैसे दोस्तों आपने एक स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर का सेंट्रोइड कहां होता है? जहां इसके दोनों डायगोनल काटते हैं, यहां पे। तो मेरे प्यारे भाई, इस पे आप एक लाइन ऊपर की तरफ उठा देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना, यहां से। तो मेरे दोस्तों, यहां से हम ये लाइन ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो यहां जितना भी आपको ऊंचा पिरामिड बनाना है उतना ऊंचा ले जाइए मेरे दोस्तों। ये हो जाएगा पिरामिड का एपेक्स, और इस एपेक्स से हम स्क्वायर के चारों कोनों को मिला के बंद कर देंगे। ये बन गया स्क्वायर बेस पिरामिड। कोई समस्या? क्लियर? किसी को कोई डाउट? खुशबू कह रहे हैं पैरेललोग्राम लग रहा है। बेटा खुशबू, ये सब 3D फिगर है, 2D में इस तरीके से ही बनाया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। ये ट्राइंगुलर बेस पिरामिड है, इसका बेस जो है मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल। समझ में आ रही है आपको मेरी बात अभी? और ये ट्राइंगल है, और ये इसका एपेक्स हो गया। एपेक्स से मैंने ट्राइंगल के तीनों कोनों को मिला दिया। ये हेक्सागन बेस पिरामिड है। इसमें क्या है? बेस इसका हेक्सागन है, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों यहां सपोज इसका सेंट्रॉइड होगा, आपने इससे एक लाइन ऊपर की तरफ उठाइए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जितना भी आपको ऊंचा पिरामिड लेना वो आप लेके गए, तो ये इस पिरामिड का एपेक्स हो गया, और इस एपेक्स से आपने इस हेक्सागन के 6 के 6 कोनों को मिला दिया, तो हेक्सागन बेस पिरामिड बन गया। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? किसी स्टूडेंट को अब कोई डाउट तो नहीं? जितने भी बच्चे समझ रहे हैं, अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं कि पिरामिड कैसे होते हैं? आप बोलोगे जी सर, कोई डाउट नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के लेटरल सरफेस रेक्टेंगल होते हैं। प्रिज्म के जो लेटरल सरफेस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन पिरामिड के लेटरल सरफेस बच्चों कैसे दिखाई दे रहे हैं? यहां पेंटागन भी होगा। अभिषेक क्यों परेशान हो रहे हो? पिरामिड के लेटरल सरफेस कैसे होते हैं जवाब दीजिए। तो पिरामिड के जो लेटरल सरफेस का मतलब आपको बॉटम को नहीं देखना है, आपको केवल फ्रंट देखना है। पिरामिड के जो लेटरल सरफेस होते हैं मेरे प्यारे भाई, वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। आप बताइए, पिरामिड का लेटरल सरफेस है मेरे दोस्तों, ये कैसी शेप है? इसकी ट्रायंगुलर शेप है।
इधर से देखेंगे, राइट से देखेंगे ट्राइंगल दिखेगा, सामने से देखेंगे ट्राइंगल, लेफ्ट से ट्राइंगल, पीछे से ट्राइंगल। अगर आप इस पिरामिड को खोल देंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा स्क्वायर, और ये मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल इसके चारों ओर ऐसे दिखाई देंगे। अभी इन ट्राइंगल को आप ऐसे बंद कर दीजिए तो पिरामिड क्लोज हो जाएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया हमको, है ना। किसी स्टूडेंट को मेरे दोस्तों इसमें कोई संदेह है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है। आगे चलते मेरे दोस्तों, तो मैंने आपको एपेक्स बताया। अब इसकी एपेक्स क्या होता है? तो पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो पिरामिड का सर्वोत्तम शीर्ष होता है, हम उसको एपेक्स बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? चलिए, और मेरे दोस्तों ये पिरामिड की हाइट, पिरामिड की हाइट, तो मेरे प्यारे में पिरामिड के बेस से एपेक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पिरामिड की हाइट। पिरामिड के बेस से मेरे दोस्तों, पिरामिड के एपेक्स की, पिरामिड के बेस से पिरामिड के एपेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो पिरामिड की हाइट होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पिरामिड का बेस है अभी। तो मेरे दोस्तों पिरामिड का बेस कैसा? स्क्वायर है। तो जहां स्क्वायर के दोनों डायग्राम काटेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। आप कोई भी 2D फिगर लीजिए, आपको उसका सेंट्रोइड ढूंढना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। सेंट्रोइड यहां पे, यहां दोनों डायगोनल काटेंगे। अब इससे जो एपेक्स की डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे भाई, ये जो हाइट आएगी, ये पिरामिड की ऊंचाई होगी h। क्लियर है? आप लोगों को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्लियर है? तो ये होती है जी पिरामिड की हाइट। हम इसको h से डिनोट करेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, समझने की, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से आपको समझना है। पिरामिड के एपेक्स से, पिरामिड के एपेक्स से, ध्यान सुनिएगा, ये जो 2D बेस है ना मेरे दोस्तों, उसके किसी किनारे, किनारे को जब हम मिलाते हैं, 2D बेस के किसी किनारे को दोस्तों अगर हम मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये जो लेंथ बनेगी ये होगी पिरामिड की स्लांट एज। क्या बनेगी मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर ये पिरामिड की स्लांट एज होती है, स्लांट एज। किसी को कोई समस्या? स्लांट एज हिंदी में कहेंगे मेरे दोस्तों तिर्यक किनारा। क्या कहेंगे? तिर्यक किनारा, लंबाई। आपको मेरी बात समझ में आ गई? एपेक्स से मेरे दोस्तों हमने क्या किया है, जो पिरामिड का जो भी बेस है उसके चारों, उसके सभी वर्टेक्स को हमने मिलाया, उसके सभी कोनों को मिलाया। तो एपेक्स से बेस के कोने को मिलाने वाली जो लाइंस हैं ये क्या होती हैं? इनको हम स्लाइंट एज कहते हैं। विधान कह रहे हैं सर बेसिक समझा दीजिए प्लीज। अरे विधान यही तो बेसिक है, और किसकी बात कर रहे हैं? यार आप लोग कैसे स्टूडेंट है भाई? आप ऐसी बातें बोल के क्यों मूड खराब करते हो मेरा? कब आप लोग पढ़ना सीखेंगे? कब अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे? ये पिरामिड है, पिरामिड का बेस स्क्वायर है, ठीक है ना। हाइट क्या होगी? तो पिरामिड के बेस से एपेक्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो पिरामिड की हाइट होती है, दिखाया गया है। स्लैंट एज क्या होता है कि पिरामिड के एपेक्स से जो हमने बेस के कोनों को मिलाया है, कोनों को जो मिलाया गया, तो ये जो लेंथ होगी स्लांट एज होगी। ये भी अपने आप में स्लांट एज है।
ये भी क्या है, ये भी स्लांट एज है मेरे दोस्तों, ये भी स्लांट एज है, ये भी स्लांट एज है, ये भी स्लांट एज है, ये वाली भी स्लांट एज है, ये भी स्लांट एज है। क्लियर है? अब ध्यान सुनेगा, एक बात समझाइए, पिरामिड के जितने भी लेटरल सरफेस होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। पिरामिड के जितने भी लेटरल सरफेस होते हैं सारे के सारे ट्रायंगल होते हैं। इन ट्रायंगुलर लेटरल सरफेस की जो हाइट होती है उसको कहते हैं हम पिरामिड की स्लांट हाइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, स्लांट हाइट या त्रियक ऊंचाई। मेरे प्यारे में जैसे आप लोगों ने कोण पढ़ा है, कोण है भाई, तो ये कोण की क्या होती है मेरे दोस्त, कोण की स्लांट हाइट होती है। ऐसे ही पिरामिड में भी स्लांट हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, पिरामिड के जितने भी सरफेस होते हैं, जितने भी लिटल सरफेस होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं। अब जैसे इसी हेक्सागन को देख लो, जैसे इस हेक्सागन बेस पिरामिड को देख लो, अगर मैं इस हेक्सागन बेस पिरामिड को अगर मैं खोल दूंगा तो इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 1 2 है भाई 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से बन जाएगा। जब मैं इनको ऐसे चौंच को मिला दूंगा सबकी तो पिरामिड बंद हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना 1 2 3 4, भाई हेक्सागन में 6 साइड है तो 6 ट्रायंगुलर लिटरल सरफेस, ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3 लिटरल सरफेस बनेंगे, स्क्वायर में 4 साइड है तो 4 लिटरल सरफेस बनेंगे ट्रायंगुलर। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे इन ट्रायंगल्स की जो हाइट होगी मेरे प्यारे भाई उसको कहते हैं हम पिरामिड की स्लांट हाइट, उनको कहते हैं हम पिरामिड की स्लांट हाइट। ये पिरामिड की स्लांट हाइट होगी और इसको भी हम एल से ही डिनोट करेंगे। इन ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो पिरामिड की स्लांट हाइट होगी मेरे दोस्तों। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। यानी कि आप मेरे दोस्तों बेस की किसी भी साइड को, ये पिरामिड है, इसका बेस एक स्क्वायर है, आप स्क्वायर की किसी भी एक साइड को पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों, ये मैंने पकड़ लिया, ये एपेक्स है मेरे दोस्तों। एपेक्स से इस पे यहां पे परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा यहां पे। तो ये जो एल है ये पिरामिड की स्लांट हाइट है, त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, और इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। क्या तीनों चीजों में फर्क समझ में आ गया? क्या आपको तीनों में फर्क समझ में आ गया? पिरामिड की हाइट क्या होती है तो आप कहोगे सर बेस से एपेक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिरामिड की हाइट होती है भाई। एपेक्स से बेस के किसी भी किनारे तक की जो डिस्टेंस होती है वो पिरामिड की स्लांट एज होती है। जो पिरामिड के लेटरल ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं उनकी हाइट पिरामिड की स्लांट हाइट होती है मेरे दोस्तों। क्लियर? मुझे लगता है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है ना? अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझने वाली बात है, क्या अगर किसी पिरामिड का बेस रेगुलर फिगर है, अगर किसी पिरामिड का बेस रेगुलर फिगर है, रेगुलर फिगर जानते हैं जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर है, जैसे कि स्क्वायर वर्ग चारों भुजाएं बराबर हैं, जैसे कि रेगुलर हेक्सागन 6 की 6 भुजाएं बराबर है, जैसे कि रेगुलर पेंटागन। रेगुलर फिगर वो होती हैं ऐसी फिगर्स जिनकी सारी साइड्स बराबर हो। अगर किसी पिरामिड का बेस रेगुलर फिगर है, रेगुलर, तो उसके जितने भी लिटरल सरफेस बनेंगे वो सारे एक जैसे होंगे। बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई डाउट जो मैंने बोला? अगर किसी पिरामिड का बेस एक रेगुलर फिगर है, जैसे कि एग्जांपल के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज, जैसे कि आपका स्क्वायर वर्ग हो गया, अभी जैसे कि आपका रेगुलर हेक्सागन समषटभुज हो गया, तो उसके जितने भी लेटरल सरफेस बनेंगे वो सारे सेम होंगे। जैसे ये रेगुलर हेक्सागन का भाई जो ये वाला ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, वही इसके बाजू वाला सेम ट्रायंगल भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर बेस रेगुलर नहीं हुआ, बेस रेगुलर नहीं हुआ तो लिटरल सरफेस अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने ये जो है एक पिरामिड बनाया है रेक्टेंगल बेस, ये एक रेक्टेंगल बेस पिरामिड है भाई। इसका जो है ध्यान से गए, ये एक पिरामिड है जिसका बेसिक रेक्टेंगल है, जिसका बेसिक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जिसका बेसिक रेक्टेंगल है इस प्रकार से।
ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो मेरे दोस्तों ये इस प्रकार से बन जाएगा यहां पे है भाई। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसके जो लिटल सरफेस है वो अलग अलग है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये दोनों लिटल सरफेस तो सेम होंगे, लंबाई एल पर बने हैं, और ये वाले दोनों लिटल सरफेस अलग अलग होंगे, ये बेस पर बने हैं। तो इन दोनों लिटल सरफेस की स्लांट हाइट अलग होगी, इन दोनों की स्लांट हाइट अलग होगी। क्लियर? बात समझ में आई? अरे हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए पहले तो। तो मेरे दोस्तों अगर किसी पिरामिड का आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब यह है, लिटल सरफेस एरिया का मतलब यह कि जितने भी आपके लिटल सरफेस ट्रायंगल बने इन सब का एरिया ऐड करना है, ऐड करना। तो मेरे प्यारे भाई अगर किसी पिरामिड का बेस रेगुलर फिगर है तो उसमें आपको आसानी रहेगी, उनका लिटल सरफेस निकालना है मेरे प्यारे भाई, लिटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये सारे ही ट्रायंगल एक जैसे हैं है भाई, इनका एरिया इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी पिरामिड का बेस कोई इर्रेगुलर फिगर है, ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल, तो उसके लिए आपको अलग अलग इन दोनों का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, इन दोनों का एरिया अलग निकालना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्तों आपके सिलेबस में जो है मेरे प्यारे भाई वो रेगुलर बेस पिरामिड है। हालांकि एक आध सवाल इरेगुलर पे भी आ गया है रेक्टेंगल पे, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो रेगुलर बेस वाले पिरामिड ही है और वही आपको पढ़ने हैं मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई दोस्त? क्लियर है? मतलब वो पिरामिड जिनका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिनका बेस स्क्वायर है और जिनका बेस हेक्सागन है। ठीक है मेरे दोस्तों? क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो हमको इन्हीं को डिस्कस करना है जिनका बेसिक रेगुलर फिगर है। हाइट स्लांट हाइट सभी को समझ में आ गया? तो मैं आपको वन बाय वन बहुत डिटेल में समझाऊंगा मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल लेके ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे एक पिरामिड बनाया है, ये स्क्वायर बेस पिरामिड है। इससे जो है सबसे ज्यादा क्लैरिटी होगी, ये आपका स्क्वायर बेस पिरामिड है भाई, स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसका बेस जो है वो एक स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो पॉइंट है ये स्क्वायर का वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट स्क्वायर सिमेट्रिक होता है। कोई फिगर जिसके अबाउट सिमेट्रिक है, जिसपे उसका मास सेंटर्ड होता है, हम उसका सेंट्रोइड कहते हैं अभी। तो ये पॉइंट है मेरे प्यारे भाई स्क्वायर के, जहां दोनों डायगोनल काटते हैं, दोनों डायगोनल मिल रहे होंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से एपेक्स तक की जो डिस्टेंस है वो इस पिरामिड की हाइट है h। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? तो अगर मेरे प्यारे भी मैं साइड में बताता भी चल रहा हूं कि जैसे ये आपका एक स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसका बेस ही स्क्वायर है, प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा। और अगर मैं इसके चारों लिटल सरफेस को खोल दूं तो इस प्रकार से मेरे दोस्त यहां पे आपको ये चार ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। इनको बंद कर देंगे तो आपका जो है स्क्वायर बेस पिरामिड बन जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। मैंने क्या बोला? अगर आप मुझे बताओ ध्यान से कि एक स्क्वायर की चारों साइड बराबर हैं ये, तो इसके जो चारों लिटरल सरफेस हो रहे हैं ट्रायंगल जो बन रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये जो बन रहे हैं ये कैसे ट्रायंगल होंगे मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, कैसे ट्रायंगल हैं? तो आपका जवाब होगा सर ये आइसोस्लेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आइसोस्लेस ट्रायंगल हो गए समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने क्या बोला कि एपेक्स, ये हो गया इसका एपेक्स शीर्ष, एपेक्स से पिरामिड के बेस जो भी है उसके किसी भी कॉर्नर को मिला दो तो ये जो लेंथ होती है मेरे प्यारे भाई ये होती है पिरामिड की स्लांट एज ई। ये पिरामिड की स्लांट एज ई है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर स्लांट एज ई, तो ये भी पिरामिड की स्लांट एज ई है, ये भी स्लांट एज ई हो गई, ये भी स्लांट एज ई है, ये भी स्लांट एज ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। तो ये आइसोस्लेस ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज।
अरे हाँ या ना? ठीक है ना, दो साइड बराबर है भाई। स्क्वायर का बेस कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा है कितना छोटा स्क्वायर ले रहे हैं। लेकिन स्लांट एज ई जो है सेम है, तो दो साइड बराबर रहेंगी रहेंगी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि पिरामिड की जो स्लांट हाइट होती है वो होती है इन लिटल सरफेस, जो होते हैं ना, जो लिटल ट्रायंगुलर सरफेस है, इनकी हाइट। किसी भी ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? सामने वाले वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ट्रायंगल की हाइट होती है मेरे दोस्तों। तो यहां से आप ये परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, ये जो है इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी एल। यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री पे, स्लांट हाइट होगी एल। यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री पे, स्लांट हाइट होगी एल। यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री पे, स्लांट हाइट होगी एल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर? मुझे लगता है कि इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्लांट हाइट या स्लांट लेंथ, जो भी आपको दे रखा है। तो ये जो पिरामिड का, इस वाले पिरामिड का ये वाला जो लिटरल सरफेस बन रहा है मेरे दोस्तों, ये जो ट्रायंगुलर लिटरल सरफेस बन रहा है, इसकी हाइट है स्लांट हाइट एल। फर्क समझ में आया? क्लियर? अब तो फर्क समझ में आ गया। अब मुझसे कोई पूरे लेक्चर में पूछ ना ले, ठीक है ना, कि सर ये स्लांट हाइट क्या है, एज क्या है, ये क्या है। वरना वो गदर मूवी का डायलॉग देखा है, वो अमीषा पटेल के लिए, गर्दन उखाड़ दूंगा, वही तुम्हारे लिए सेम मारूंगा मैं। बहुत डिटेल में समझाया मैंने। आइसोसेलेस होता है यह समद्वि बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर होते, दो साइड बराबर है, इसलिए हो गया। आगे चलें, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। अब अगर मुझे इस पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, अगर मुझे इस पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो बताओ क्या करना होगा। सबसे पहले किसी पिरामिड के बेस में जितनी साइड होंगी, किसी पिरामिड के बेस में जितनी साइड्स होंगी, उतने ही लिटरल सरफेस बनेंगे। ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, स्क्वायर में चार साइड होती हैं, तो ट्राइंगल भी कितने बने, लिटरल ट्राइंगुलर सरफेस भी कितने बने, चार। ये आ जाइए भाई, इसका बेस एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीन साइड हैं, तो लिटरल सरफेस भी कितने बनेंगे, तीन। हेक्सागन में छह साइड हैं, तो लिटरल सरफेस भी कितने बनेंगे, छह। आप बोलोगे जी सर, अगर मुझे इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालना है पिरामिड का, मतलब इन चारों ट्राइंगल का एरिया चाहिए, चारों ट्राइंगल का। आप फ्रंट से देखेंगे, बेस तो देखना नहीं है, फ्रंट से देखेंगे तो चारों ट्राइंगल्स आपको दिखाई देंगे, इन चारों ट्राइंगल का एरिया ऐड करना है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई मेरे प्यारे भाई। बताइए, यहां स्क्वायर की साइड को मैंने ए माना है, तो इसे ट्राइंगल का जो बेस है मेरे दोस्तों ए है, और उसके सामने वाले वर्टेक्स से जो हाइट है वो एल है। ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों, ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक ट्राइंगल का एरिया आया। भाई इस एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा गधो, है? इस एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, क्या होगा इस एक ट्राइंगल का एरिया, 1/2 है भाई, बेस ए इंटू एल। ये एक ट्राइंगल का एरिया आया। क्योंकि स्क्वायर बेस पिरामिड है, तो ऐसे चार हैं ट्राइंगल, तो मल्टीप्लाई बाई चार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया लिटरल सरफेस एरिया। आप बोलोगे जी सर, तो 1/2 मैं साइड में रखता हूं, चार को मैं ए के साथ लेता हूं, 1/2 4a इंटू एल, 1/2 4a इंटू एल, 1/2 4a इंटू एल, 1/2 4a इंटू एल। तो मेरे प्यारे भाई बताओ क्या बन गए, ये क्या बन गया फॉर्मूला। तो आपका जवाब होगा सर 4a। 4a हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस, एल हो गया सर स्लांट हाइट, और 1/2 का मतलब ये आधा। तो मेरे दोस्तों यानी कि अगर मैंने चार स्क्वायर की चार साइड लिए, 4a हो गया। ट्राइंगुलर बेस लेता तो 3 से गुणा करते 3a आता, हेक्सागन बेस लेता 6 से गुणा करते 6a आता। मतलब हर बार यही होना है। यानी कि मैंने कंसेप्ट बना दिया, फॉर्मूला आपको ड्राइव भी करके बता दिया, ठीक है ना।
अगर किसी पिरामिड का बेस रेगुलर है, इफ पिरामिड हैज ए रेगुलर बेस, इफ पिरामिड हैज ए रेगुलर बेस, अगर किसी पिरामिड का बेस रेगुलर है तो उसका लिटल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी पिरामिड का क्या हो जाएगा? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। अरे नितिन, हमें अपनी सुविधा के लिए बेटा, अपनी सुविधा के लिए। बच्चे का डाउट आ रहा है सर एल भी तो 4 होंगी हैं, आपने ए को 4 क्यों लिया? अरे बेटा नितिन, सुविधा के लिए, जिससे कि पेरीमीटर बन जाए, कॉमन फॉर्मूला, जनरल इस रिजल्ट बन जाए, ठीक है ना। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, ये आ गया पिरामिड का लिटल सरफेस एरिया। अगर मुझे किसी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आपका जवाब होगा सर टोटल सरफेस एरिया, लिटल सरफेस एरिया मुझे पता ही है, अगर मैं इसमें बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर दूंगा तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस। पिरामिड का एक ही बेस होता है, टॉप तो एक सिंगल पॉइंट होता है, इसलिए मेरे प्यारे भाई उसका एरिया काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पिरामिड का लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम कितना आएगा? पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 सॉरी 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कोन की तरह, कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या? एरिया ऑफ बेस है ना, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऊंचाई। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या नहीं? हाँ यस। अरे भाई, मैंने जब स्क्वायर बेस लिया है तो उसी से समझाऊंगा, ट्रायंगल लेते तो वहां ट्रायंगल से समझते। आप लोगों का दिमाग इतना खत्म और इतना बर्बाद हो चुका है कि कॉमन सेंस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो कॉमन सेंस। आप लोग सरकारी ऑफिसर बनेंगे तो आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा लोगों के लिए, हद से ज्यादा। कोई इज्जत नहीं करने वाला आपकी। अगर बन भी गए, हालांकि चांस कम है, बन भी गए तो बिल्कुल खत्म दिमाग वाले, कि आपको कोई भी बेवकूफ बना जाएगा। लोगों की स्किल इतनी खतरनाक है दुनिया में, बोल के ही आदमी को बेवकूफ बना देते हैं। हमारे देश की तो सरकार भी इसी भरोसे चल रही है, इतने खतरनाक लोग घूमते हैं, आप तो उनके सामने टिक ही नहीं सकते। तो ये पिरामिड का मैंने लिटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बता दिया। ठीक, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। कैसे हुआ? यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा स्क्वायर बेस पिरामिड का। मैं ट्रायंगल बेस पिरामिड का एग्जाम्पल लेता तो यहां पे 3 से गुणा करता, हेक्सागन बेस का लेता 6 से गुणा करता, हर बार रिजल्ट यही बनता, ठीक है ना। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। आगे चलिए। ध्यान से मेरे दोस्त, क्लियर? अब मेरे प्यारे भाई, हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे पिरामिड की हाइट, स्लांट हाइट और स्लांट एज के बीच, ठीक है। बहुत प्यार से समझिएगा, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल आप ढूंढ सकते हो सब ढूंढे, मैं एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर बेस पिरामिड ले रहा हूं, ठीक है ना। ट्राइंगल बेस पिरामिड भी है, हेक्सागन बेस पिरामिड भी है मेरे दोस्तों। चलिए, अब ये एपेक्स मैंने आपके सामने स्क्वायर बेस पिरामिड लिया, इस स्क्वायर की जो साइड है मेरे दोस्तों वो ए है, स्क्वायर की साइड ए है, ठीक है ना। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे।
अब मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगी पिरामिड की हाइट h, ये पिरामिड की हाइट h है, सॉरी ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से हमने इसको जब मिलाया तो ये बन गया पिरामिड की हाइट h। क्लियर क्या इसमें कोई समस्या? और मेरे प्यारे भाई एपेक्स से मेरे दोस्तों मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला इस ट्राइंगल पे, ये पिरामिड की स्लांट हाइट है l। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, जवाब दीजिए, मेंटली सोच के बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। अभी मेरे दोस्तों जब आप इसको यहां से मिलाएंगे तो ये क्या है मेरे दोस्तों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जब आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? अरे यार 90 डिग्री, क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों हवा में? लॉजिकली सोचिए, क्या ये आपको हवा में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है भाई, हाँ जी बोलो। अभी इस पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसकी साइड ए है। ठीक है भाई, इसकी हाइट ये h है मेरे दोस्तों, और ये स्लांट हाइट है। ये हाइट कहां से ड्रॉ की? स्क्वायर बेस पिरामिड है तो उसका सेंट्रोइड होगा जहां से मेरे प्यारे भाई हमने दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे। अगर ये साइड ए है तो ये लेंथ कितनी होगी भाई? ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, तो लेंथ तो आधा हो जाएगी ना, a/2, ये a/2 हो जाएगी। व्हाट इज दिस? तो आपका जवाब होगा सर जी ये लेंथ हो जाएगी यहां पे a/2, स्क्वायर की साइड का आधा, a/2। व्हाट इज दिस? a/2। हाँ जी, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ये पिरामिड की स्लांट हाइट, और उसके ये याद नहीं करना है मैं आपको, मैं ये बता रहा हूं कि इस वाले ट्राइंगल का हम यूज करेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पेपर में कोई डाटा दे दिया जाएगा कि भाई स्लांट हाइट ये है, तो आप तीसरी वैल्यू निकाल लोगे इसका, इस ट्राइंगल का यूज करके। आपको ट्राइंगल ध्यान रखना है, फॉर्मूला रटना नहीं है आपको। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1 जो आपको दिखाई दिया, बिल्कुल। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, अब आप मुझे बताइए इस पिरामिड की स्लांट हाइट और स्लांट एज के बीच में क्या रिलेशन होगा? भाई देखिए, स्लांट हाइट और स्लांट एज कहां मिलेंगी? तो आपको जवाब होगा सर वो पिरामिड के लिटरल सरफेस पे मिलेंगी। ये पिरामिड का एपेक्स है मेरे प्यारे भाई, एपेक्स है भाई, एपेक्स है। एपेक्स से मैंने बेस के किसी कॉर्नर को मिला दिया तो ये स्लांट एज ई है। ये एक स्क्वायर बेस पिरामिड है, स्क्वायर की साइड ए है मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री है भाई। इसका जो सरफेस है ये कैसा लिटल सरफेस, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये स्लांट एज ई है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी स्लांट एज ई ही होगा। आप बोलोगे जी सर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेरे दोस्तों अगर आप इस तरीके से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बेस को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो बाइसेक्ट करेगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये 90 डिग्री का है। ये जो बन रहा है ये लिटरल सरफेस पे बन रहा है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे आप पाइथागोरस लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने स्लांट एज ही है, तो ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब दिस एंगल इज 90 डिग्री यहां पे। ठीक, आप बोलोगे जी सर अब मुझे इस पिरामिड की हाइट और स्लांट एज के बीच में रिलेशन बताइए। क्या बच गया? पिरामिड की हाइट और स्लांट एज के बीच में रिलेशन बताइए। तो आपका जवाब होगा सर जी ये है इस स्क्वायर बेस पिरामिड का सेंट्रोइड जहां दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं। ये होगी मेरे दोस्तों पिरामिड की हाइट h। अभी मेरे दोस्तों जब आप इसको मिलाएंगे यहां पे हवा में, जब आप इसको यहां पे मिलाएंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको 90 डिग्री। इमेजिन करो मेरे दोस्तों, इमेजिन करके पता चलेगा ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है भाई। अभी मेरे दोस्तों ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर किसी स्क्वायर का
अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल कितना होता है? डायगोनल होता है ए रूट दो। साइड ए है तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? ए रूट दो। तो डायगोनल का आधा कितना होगा? ए रूट दो का आधा ए बटे रूट दो। तो ये जो लेंथ होगी मेरे प्यारे भाई कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर ए बाई रूट टू होगी, ए बाई रूट टू। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो दिस लेंथ इज नथिंग बट द ए बाई रूट टू। ये डायगोनल का इंटरसेक्शन ही तो ये पूरा डायगोनल हो जाएगा, ये पूरा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। इमेजिन करना है, बिल्कुल पिरामिड बोर्ड पे बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो डायगोनल का हाफ है ए रूट टू, दिस इज 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई, ए बाई रूट टू है ना, डायगोनल का हाफ। तो ये बन गया मेरे दोस्तों 90 डिग्री के सामने स्लांट एज ई है ना, ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे भाई तो आपने तीनों और तीन तीन राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहां पे बनेंगे, ठीक है ना। स्लांट एज और स्लांट हाइट वाला तो लिटरल सरफेस में दिखेगा, बाकी आपको जो है हाइट से रिलेट करने हैं। ये रिलेशन बनेंगे मेरे प्यारे भाई, आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है और बाकी वैल्यूज आप ये फॉर्मूला लगा लगा के निकालेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। स्क्वायर बेस पिरामिड, इसी तरीके से ट्रायंगल बेस पिरामिड भी होता है, उसको भी समझा देते हैं शॉर्ट में, बाकी आप तो खुद समझदार हो, आगे खुद ही सोच लोगे। इस पे नहीं दिख रहा बढ़िया से। ट्रायंगल बेस पिरामिड है क्या कोई इसमें? ये कैसा है? ये बन गया ना ट्रायंगल बेस पिरामिड। मेरे प्यारे भी आपके सामने पिरामिड दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर बेस। नहीं भाई, ये आपके सामने ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, इसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका जो बेस है मेरे प्यारे पे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। तो आपको इस पिरामिड की स्लांट एज स्लांट हाइट सबके बीच में रिलेशन बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा कोने में कर देता हूं इसको, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई अच्छी तरीके से। इसका बेस जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ जी, बढ़िया से फिगर जो है इसमें नहीं दिखेगा मेरे प्यारे भाई, पॉसिबल ही नहीं है बनाना। ये 3D शेप भी होगी इसकी, कोई प्रॉब्लम? सेम ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, इसको हटा देता हूं मैं यहां से ना, यहीं से समझेंगे। अब जितनी जरूरत है मैं उतना ही बनाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये इसका मेरे प्यारे भाई बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इस पिरामिड का बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है देखने में। इसकी साइड है मेरे दोस्तों ए, ये इसका सेंट्रॉइड है मेरे दोस्तों। यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सभी एक जगह होता है। आप बोलोगे जी सर, यहां से एक लेंथ ऊपर की तरफ उठाएंगे मेरे दोस्तों, पिरामिड की हाइट एच होगी, जितना आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा पिरामिड का एपेक्स, ठीक। आप बोलोगे जी सर, और इस एपेक्स से मेरे दोस्तों आप किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर यहां पे डालेंगे मेरे दोस्तों, तो ये बनेगी आपकी पिरामिड की स्लांट हाइट एल। और मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ये बात तो हमको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है। अब मुझे मेरे प्यारे भाई ये बताइए मेरे दोस्तों कि ये कितना होगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा कितना होगा। तो ये मेरे दोस्तों इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, यही इन सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही सरकम सेंटर है, सब कुछ यही है। तो मेरे दोस्तों इन सेंटर से साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इन रेडियस होगी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस है मेरे दोस्तों, इन रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना होता है? ए अपॉन 2√3। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी इन रेडियस स्मॉल आर होगा ए बाई 2√3। दिस इज द, ये सेंट्रोइड है, यही इन सेंटर, यही सरकम सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, सब कुछ यही है।
तो इन सेंटर से साइड की जो डिस्टेंस है बेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इन रेडियस होगी। तो मेरे प्यारे भाई यहां से एच स्क्वायर, ये जो एल स्क्वायर बराबर होगा वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर इक्विलेटरल ट्राइंगल की अंतः त्रिज्या है जो होगा ए अपॉन 2√3। मुझे लगता है कि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है भाई। ना, अब मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने फिर से सेम यही चीज बनाऊंगा मेरे दोस्तों, सेम। इससे मैंने ये चीज लिखी है। अब मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी साइड है मेरे दोस्तों ए, और ये मेरे दोस्तों इसका सेंट्रोइड होगा। यहां से हमने इसकी उठा दी एक लाइन ऊपर की तरफ। ये आपको देखने में ये ट्राइंगल ऐसे रखा हुआ है और हाइट इसके ऊपर ऐसे है। समझ में आया ना? ये ट्राइंगल ऐसे रखा हुआ और हाइट इसके ऊपर ऐसे है मेरे दोस्तों। अब ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, बेस के ऊपर हाइट है। अब मेरे प्यारे भाई ये एपेक्स हो गया। एपेक्स से बेस के किसी भी कोने को मिलाते हैं, एपेक्स से बेस के किसी भी कोने को मिलाते हैं मेरे दोस्तों, तो ये बन जाते हैं पिरामिड की स्लांट एज ई। तो मेरे दोस्तों जब आप इसको मिलाएंगे यहां पे तो 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आप बोलोगे जी सर दिस इज आल्सो बनेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस? तो मेरे दोस्तों ये पिरामिड के बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर है, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब कुछ चाहिए। तो सरकम सेंटर से शीर्ष तक की दूरी ये होगी सरकम रेडियस, एक कैपिटल आर है। कैपिटल आर रट्टा मार लीजिए इसको। कैपिटल आर कितना होता है सरकम रेडियस? a/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस परित्रिज्या a/√3, ये कैपिटल आर है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे क्या रिलेशन बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे लगता है कि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब मुझे पिरामिड की स्लांट हाइट और स्लांट एज में रिलेशन बताइए। मुझे पिरामिड की स्लांट हाइट और स्लांट एज में रिलेशन बताइए मेरे दोस्तों। ये मैंने ये रिजल्ट लिखा है। आप कहोगे सर जी ये जो है पिरामिड की स्लांट एज है ई, ये भी मेरे दोस्तों पिरामिड की स्लांट एज है ई, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं मेरे दोस्तों इस प्रकार से 90 डिग्री हो जाता है मेरे प्यारे में, 90 डिग्री, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यू आर रॉकिंग सर। बोलो। तो मेरे दोस्तों ये पिरामिड की स्लांट हाइट हो जाएगी एल, दिस इज बनिंग द स्लांट हाइट। ये पिरामिड की स्लांट हाइट हो जाएगी एल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो बाइसेक्ट कर जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बाइसेक्ट कर जाएगा, ये भी a/2 ये भी a/2। किसी भी एक लेटरल सरफेस को, मैंने ये वाला लेटरल सरफेस जो इस पे फोकस कर ले, किसी भी एक लेटरल सरफेस को आप फोकस कर लीजिए जो भी आपको पसंद आए अभी। तो मेरे प्यारे भाई ये वाला 90 डिग्री बनना है अभी, तो आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। 90 के सामने ई है तो ई स्क्वायर बराबर, ये जो है थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं, ई स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन वेरी गुड पुरेंदु। होती है मोहम्मद ये इन रेडियस ई स्क्वायर बराबर, मेरे प्यारे भाई ये आपको दिखाई दे रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, पिरामिड है इसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हर लिटरल सरफेस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालते हैं ना वर्टेक्स से एपेक्स से, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट ये पिरामिड की स्लंट हाइट बनती है। ये स्लंट एज है, ये बेस आधा आधा हो जाएगा a/2 तो ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से और सुंदर तरीके से समझ में आई है। इसी तरीके से आप हेक्सागन बेस पिरामिड में भी रिजल्ट बना सकते, तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझा दे इसलिए। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल
सही। क्वेश्चन की जैसे डिमांड होगी हम उस हिसाब से मेरे दोस्तों ये रिलेशन लगाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, चलेंगे। सवाल नंबर 1, चलिए मेरे दोस्त करके बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये ना मुझे पिछली सीट में डालना था, गलती से मैं डाल नहीं पाया इसको, ये मेंस का सवाल है। प्रिज्म का ही क्वेश्चन है, मुझे लास्ट सीट में डालना था, मैंने इसमें डाल दिया, चलो आपका रिवीजन हो जाएगा। मेंस 2020 का आया था। चलो ये वाला करके बताओ पहले, फिर आगे चलेंगे। अरे पिरामिड ऑफ फ्रस्टम भी पढ़ लेंगे रवि, पहले ये तो समझ लो। एक राइट प्रिज्म का बेस एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड है 16, 30 और 34। पिरामिड की जो हाइट है 32 है, तो लिटल सरफेस एरिया वॉल्यूम बताइए। अगर किसी पिरामिड का बेस एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड 16, 30, 34 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है कि मेरे दोस्तों 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता, 8, 15, 17, ये उसका दुगना है 16, 30, 34। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट पिरामिड की कितनी है? हाइट पिरामिड की 32 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा लिटल सरफेस एरिया, तो लिटल सरफेस क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर कितना? 34 प्लस 16, 50, 30, 80। 80 इंटू मेरे दोस्तों हाइट कितने? 32 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? यानी कि 2560। तो ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं है, खत्म। इन दोनों ऑप्शन में फंस रहे हैं आप। ये आ जाएगा पिरामिड का, प्रिज्म का लिटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम लोग करेंगे मेरे दोस्तों वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया कितना आएगा? 16, एक बटे ये जो है 1/2 साइड का प्रोडक्ट, 480 का आधा 240 इंटू हाइट मेरे दोस्तों 32, यानी कि 0 के बाद 8 यूनिट डिजिट आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, एक कंसेप्ट और रह गया मेरे दोस्तों, आपको वो और समझना है। टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन, समचतुष्फलक। टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। टेट्राहेड्रन भी मेरे दोस्तों एक टाइप का पिरामिड है। कितने बच्चे ऐसे, कितने बच्चों का माइंड इतना शार्प हो चुका है कि केवल नाम पढ़ के ही वो समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। समचतुष्फलक, चार फलक एक जैसे। टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक, चार फलक, चार सरफेस लेने हैं एक जैसे। मैं किस फिगर के बारे में बात कर रहा हूं? टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। चतुष का मतलब चार, सम मतलब समान, फलक मतलब सरफेस। केमिस्ट्री में है भाई। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, ये ट्रायंगल बेस पिरामिड है, ये ट्रायंगल बेस पिरामिड है, इसके कितने लिटरल सरफेस होते हैं? ये ट्रायंगल बेस पिरामिड है, इसके कितने लिटरल सरफेस है? तो आपका जवाब होगा सर जी मैं 3D की बात कर रहा हूं, नॉट 2D। ये ट्रायंगल बेस पिरामिड है तो इसके 3 लिटरल सरफेस है और एक हो गया इसका बेस। इसके टोटल 4 सरफेस हैं। कितने सरफेस है? तो आपका जवाब होगा सर इसके टोटल 4 सरफेस है। 3 तो लिटरल सरफेस हैं और एक हो गया इसका बेस। इसमें तो टोटल 5 सरफेस हो जाएंगे, इसमें टोटल 7 सरफेस हो जाएंगे। अरे बेटा तुम्हारे कितने गंदे गंदे बच्चे। ये एक ट्रायंगल बेस पिरामिड है, सॉलिड। कैसा है? सॉलिड है भाई। इसमें टोटल कितने सरफेस है? तो 3 तो लेटरल सरफेस होंगे जो 3 साइड्स पे बन रहे हैं
और इसका एक हो गया मेरे दोस्तों बेस। तो टोटल 4 लेट सरफेस हुए इसमें। अरे बात समझ में आई? क्लियर? तो टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक का मतलब एक ऐसा पिरामिड मेरे दोस्तों, एक ऐसा पिरामिड जिसके चारों लेटरल सरफेस सेम हो। समझ में आया? एक ऐसा पिरामिड जिसके चारों लेटरल सरफेस सेम हो, उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। मतलब एक ऐसा पिरामिड जिसके चारों के चारों सरफेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, हम उसी को कहेंगे टेट्राहेड्रन। एक ऐसा पिरामिड जिसके चारों के चारों सरफेस कहीं से भी पकड़ लो सब एक जैसा लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक टेट्राहेड्रन हो जाएगा। कहीं से भी देखो, यानी कि चारों के चारों फेस जो होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज होंगे। 4 सरफेस केवल, अरे यार इतनी सड़ी बुद्धि काम करनी चाहिए थी कि 4 सरफेस केवल ट्रायंगल बेस वाले पिरामिड में ही बनना पॉसिबल है। अगर कॉमन सेंस होता ना, हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ी हुई होती तो भी कर लेते कि 4 सरफेस बनाने हैं आपको टोटल, और 4 सरफेस केवल उसी पिरामिड में बन सकते जिसका बेसिक ट्रायंगल हो, क्योंकि ट्रायंगल बेस पिरामिड में टोटल 4 सरफेस होते हैं। उन चारों सरफेसों को भी बराबर करना है, इसका मतलब चारों के चारों सरफेस इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने होंगे। तो ऐसा पिरामिड मेरे दोस्तों जिसके चारों के चारों सरफेस क्या हो, है भाई? अरे बोल दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ये कौन सी फिगर है भाई? उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। समझ में आया? अच्छा, समझ में आया होगा। तो टेट्राहेड्रन को अभी मेरे दोस्तों किस तरीके से बना पाएंगे अपन लोग? यहां पे कोई साधन है बनाने का? ये वाला ना, यस, ये बन गया मेरे दोस्तों। ये एक टेट्राहेड्रन है मेरे दोस्तों जिसकी ये साइड भी ए है, ये 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 भी ए है। मतलब इसके चारों के चारों जो लिटल सरफेस है मेरे प्यारे, वो कैसे हैं? तो आपका जवाब होगा सर, चारों के चारों लिटल सरफेस वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहीं से भी इसको देख लो, सब जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा। सम चतुष्फलक, 4 सरफेस है, चारों के चारों बराबर है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप डॉगी से कटवा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? आपको इस तरीके से भी इसको बना के दिखा जाएगा मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको किताबों में। बहुत टफ है भाई इनको बनाना, और मेरी तो चित्रकला वैसे ही खराब है भाई। मैं तो वैसे ही बनाने से बचता हूं इनको। आपको पता ही मेरा हाल कितना बुरा है। अरे ये सब क्या हो रहा है यार? बन गया, अब जैसा भी बनाओ काम चला लेना, डांटना मत मुझे। ठीक है भाई? ई है मेरे दोस्तों टेट्राहेड्रन। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भाई, इस टेट्राहेड्रन का मेरे दोस्तों आप मुझे बताइए लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? टेट्राहेड्रन का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे चिपका दिया है आपने, बन गया है भाई। ठीक है भाई? तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब फ्रंट से देखेंगे तो आपको 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देंगे ना। एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a²। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया × 3। ये लिटल सरफेस एरिया हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपका जवाब होगा सर 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ही तो काउंट करना है सर, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल का, 3 लिटरल है, एक बेस में हो जाएगा। अभी तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, एक का √3/4 ए स्क्वायर, 4 का कितना होगा × 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो √3 ए स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ये तो हो गया, मुझे एक बात बताइए, यहां तक तो ठीक है, इसकी स्लांट एज कितनी है? इसकी स्लांट एज हो जाएगी ए, स्लांट एज तो ए ही है ना। इसकी स्लांट हाइट क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर स्लांट हाइट हो जाएगी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट। अभी स्लांट हाइट क्या हो जाएगी इस टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट क्या हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3/2 ए होती है। यहां तक तो ठीक है, मुझे बताइए टेट्राहेड्रन की हाइट क्या निकलेगी? टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होगी? जवाब दीजिए। व्हाट द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन? अगर किसी टेट्राहेड्रन की प्रत्येक साइड की लंबाई, प्रत्येक एज की लंबाई ए है, तो इस टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होगी मेरे प्यारे भाई? तो मेरे दोस्त मेंटली समझने की कोशिश करेगा। ये एक टेट्राहेड्रन का बेस मैंने बनाया जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी जिसकी मेरे दोस्ती साइड ए है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी मेरे दोस्तों इस पॉइंट के अबाउट ए सिमेट्रिक है, आप यहां से ऐसे उठाएंगे, ये इसकी हाइट हो जाएगी h। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे दोस्तों, ये भी इसकी स्लांट एज ये ए ही रहेगी मेरे दोस्त। क्या इसमें किसी बच्चे कोई परेशानी है? अगर परेशानी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। है मेरे प्यारे भाई ये ए ही रहेगा। ये मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस, सरकम रेडियस a/√3, सरकम रेडियस a/√3 90 डिग्री का एंगल है ना, ये भी ए ही है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, तो आप इस पे पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाने की वजह से h² प्लस a/√3 का होल स्क्वायर बराबर a²। यहां से h² कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा बराबर a² माइनस a²/3। a² में से a²/3 घटाएंगे तो 2a²/3 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, अंडर रूट लेंगे तो h कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 2/3 का अंडर रूट √2/3, √2/3a। ये इस टेट्राहेड्रन की हाइट आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी टेट्राहेड्रन की हर एक साइड की लंबाई a है, तो टेट्राहेड्रन की जो हाइट होगी मेरे दोस्तों वो √2/√3a। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां जो स्लंट एज बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ही हो जा रही है ए। ठीक है ना, तो टेट्राहेड्रन की हाइट क्या हो जाएगी? √2/√3a। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है इस टेट्राहेड्रन का, तो किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है तो ये पिरामिड ही 1/3 एरिया ऑफ बेस 1/3 आधार का क्षेत्रफल। भाई आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a², 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट हो जाएगा मेरे प्यारे भी √2/√3a। क्लियर है ना, √2/√3a हो जाएगा। तो भाई यहां से √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये √2 से मेरे दोस्तों हम 12 काट लेंगे ना, 12 का मतलब 6 दूनी 12 होता है, तो 6√2 बार चला जाएगा मेरे प्यारे भी। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा टेट्राहेड्रन का? तो आपका जवाब होगा सर जी a² गुणा a³/6√2। वॉल्यूम हो जाएगा a³/6√2। ये वॉल्यूम हो जाएगा टेट्राहेड्रन का। ठीक है, तो लिटल सरफेस एरिया पता चल गया, टोटल सरफेस एरिया पता चल गया, वॉल्यूम हाइट हो जाएगी टेट्राहेड्रन की √2/√3a, और वॉल्यूम हो जाएगा a³/6√2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं, वॉल्यूम a³/6√2। ठीक है ना, अब जैसे इस पे डायरेक्ट सवाल आता है, इसमें आपको कोई दिमाग लगाना नहीं होगा, ये बताइएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल आ गया, पूछा है उस टेट्राहेड्रन उस समचतुष्फलक का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसकी ऊंचाई 4√2 है। तो आपको यहां पे टेट्राहेड्रन की हाइट दी है, तो हाइट अगर आपको दी है तो पहले टेट्राहेड्रन की हर एक स्लंट एज निकालनी होगी।
हाइट क्या होती है मेरे दोस्तों टेट्राहेड्रन की, √2/√3a। आप बोलोगे जी सर सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में 4√2 दे रखा है, ये √2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से a आ गया मेरे दोस्तों 4√3, 4√3। तो यानी कि ये स्लांट एज जो है, जो साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की 4√3 आ गया। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा मेरे प्यार में √3a², √3a²। ए स्क्वायर करेंगे 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर 48, यानी कि 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर है 3, ये बताइएगा। क्वेश्चन है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा, इसकी हर एक साइड 3√2 है। टेट्राहेड्रन की हर एक साइड 3√2 बोल रखी है मेरे दोस्तों, तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a³ / 6√2। वॉल्यूम क्या हो जाएगा a³ 3√2 का क्यूब बाई 6√2। डायरेक्ट मैंने आपको रिजल्ट बताया हुआ है, तो 3√2 का क्यूब क्या आ जाएगा भाई, 3 का क्यूब 27, √2 का क्यूब 2√2 बटे 6√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कैंसल आउट हो जाएगा, 54/6 यानी कि 9। तो वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा मेरे प्यारे भी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आसान लग रहा है अभी, बिल्कुल लग रहा होगा। आगे चलेंगे, ये बताइएगा दोस्त। बोलो। एक टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 18√2 है, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम 18√2 है, वॉल्यूम क्या होता है टेट्राहेड्रन का, a³ / 6√2। सवाल में वैल्यू कितनी दे रखी है 18√2, यहां से ए कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, a³ 18×6 108 दूनी 216, यानी कि साइड आ जाएगी 6, टेट्राहेड्रन की साइड 6 आ जाएगी ना, 18×6 108 दूनी 216 का क्यूब रूट 6। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रन का, √3a², √3a² यानी कि 6²। तो 36√3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड 16√3 है, और इसकी स्लांट हाइट जो है इसकी हाइट का 3 गुना है। ओके, वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको चाहिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि मेरे दोस्तों आपको हाइट निकालना होगा, हाइट। जब तक हाइट पता नहीं चलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। करिए, तो मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भी आपके पास एक पिरामिड है, पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 16√3, 16√3, ये ए दे रखा है मेरे दोस्तों आपको। पिरामिड का वॉल्यूम पूछा है मेरे दोस्तों जिसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसकी स्लांट हाइट जो है वो हाइट का 3 गुना है। तो ये पिरामिड का मेरे दोस्तों यहां पे बेस का सेंट्रॉइड हो गया, ये इसकी हाइट है, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे स्लांट हाइट है। सवाल के अकॉर्डिंग स्लांट हाइट जो है हाइट का 3 गुना है, यानी कि अगर हाइट अगर 1 है ना मेरे दोस्तों, तो स्लांट हाइट 3 है। आप बोलोगे जी सर जैसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई, स्लांट हाइट जो है इसकी हाइट का 3 गुना है, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, जवाब दीजिए बोलो। ये लेंथ कितनी आ जाएगी जब आप पाइथागोरस लगाओगे, तो 3 - 1 √3² - 1² पाइथागोरस से 2√2 यूनिट आ जाएगा, 2√2। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर 2√2 आ जाएगा।
मेरे प्यारे भाई ये है क्या, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है ना, इन रेडियस। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 16√3 है तो इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस होता है मेरे प्यारे भाई a/2√3, a/2√3 यानी कि 8। तो मेरे दोस्तों 2√2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, 2√2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2। 8 क्या होता है, 8 होता है 2√2 गुणा 2√2, 2√2 कट जाएगा, तो यानी कि इस पिरामिड की हाइट 2√2 आ गई, पिरामिड की हाइट 2√2 आ गई मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। जब पिरामिड की 2√2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू 2√2 आ जाएगी। पिरामिड की हाइट 2√2 आ गई तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पिरामिड का, 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया बेस का क्या आ जाएगा भाई, बेस का एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। 16√3 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है, 256 गुणा 3 इंटू हाइट, हाइट है मेरे प्यारे भाई यहां पे 2√2, ठीक है ना। अब बोलोगे जी सर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 256 64 बार चला जाएगा, 64 दूनी 128, √3 गुणा √2 हो जाएगा √6, तो 128 √6 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम बनेगा ए ऑप्शन। 128 √6 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे दोस्तों, और आज को जो है हम यही विराम देंगे, बाकी हम कल करेंगे।